Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. हाँ जी चलो तो Morning, sir. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सुबह से उठ गए आप लोग 6 बजे. Yes, sir. चलिए चलिए. तो याद होगा आप लोगों को हम लोग E2 रिएक्शन पढ़ रहे थे. E2. ठीक है ना. E2 मैकेनिज्म देख रहे थे. क्या है E2? डिस्कशन करते हैं. अभी बहुत कम लोग कनेक्ट हुए. 24 लोग ही हुए. वेट करो 2-3 मिनट. या हम जल्दी स्टार्ट कर दें क्या ऐसा? सब सो रहा होगा सर. बात तो सही है. उनको 2-3 मिनट. हाँ.
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, हम लोगों ने कल E2 मैकेनिज्म समझा था। E2 हम E2 रिएक्शन देख रहे हैं क्या होती है। E2 में क्या होता है, उसका एक एग्जांपल देखा होगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होता है कि जैसे इधर है R CH2 CH2, देखो यहाँ पे ग्रुप सॉरी एक हाइड्रोजन हट रहा है, यहाँ एक हाइड्रोजन हट रहा है, और कहते हैं ये तो लीविंग ग्रुप है, मॉडरेट लीविंग ग्रुप होता है MLG, ये हटना चाहता है। इतना भी देखिए अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं, अगर अच्छा होता ना तो तुरंत फटाफट के कार्बोकैटायन बना देगा। ये लीविंग ग्रुप है, इधर से मैं लिखता हूं, HCl, ये मॉडरेट लीविंग ग्रुप है। गुड क्यों नहीं? अरे गुड होगा तो कार्बोकैटायन बना देगा, गुड होगा तो फटाफट हटेगा कार्बोकैटायन बना देगा, इसलिए ये हमने लीविंग ग्रुप कैसा लिया, मॉडरेट लीविंग ग्रुप। कैसा है? मॉडरेट लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो मॉडरेट लीविंग ग्रुप हटेगा यहां से, गुड होता तो कार्बोकैटायन बना देगा, लेकिन मालूम मॉडरेट लीविंग ग्रुप की हटेगा थोड़ी कम होगी, ये इधर से हटेगा, उधर हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, वीक हो तो इंतजार करता है, स्ट्रॉन्ग है तुरंत इसको हटाएगा। तो ये मॉडरेट लीविंग ग्रुप हटेगा, एट द सेम टाइम जो होगा वो जो H हटे, बेस H को हटाएगा, दो काम साथ साथ होंगे, R CH CH2, ये Cl का हटना, इस H का हटना, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, और ये बॉन्ड बनना, देखिए दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। फाइनली क्या होगा, फाइनली जो होगा R CH CH2, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ Cl माइनस निकल गया, यहाँ H प्लस निकल गया। ध्यान दीजिएगा, Cl माइनस और H प्लस को बेस ने निकाला है, तो बेस इसके संग मिलकर उसमें कुछ सॉल्ट बना चुका है, ये बेस जो लिया होगा बेस के संग सॉल्ट बना चुका होगा, ये एल्कीन बन गया, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पे एल्कीन जो है वो कौन सी बनेगी, मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी एज पर ZF, यहाँ पे जो भी होगी ZF एल्कीन मिलेगी, ZF भी होता है ZF भी होता है, ZF एल्कीन बनती है, ठीक है। इसमें एक रिएक्टेंट ऐसा मैं ग्राफ बनाया था न्यू करके कि रिएक्टेंट से और सीधे प्रोडक्ट है, सीधे एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू सीधे प्रोडक्ट बन जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। ये E2 होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में सीधे ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाते हैं, और ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाते हैं तो बीच में ट्रांजिशन सीधे प्रोडक्ट बनता है। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, और कोई कार्बोकैटायन नहीं बना तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर कोई कार्बोकैटायन नहीं बना तो उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसे बता चुके हैं आपको, रिकॉल करा रहे क्लास के शुरू में, है ना। तो क्या बोलते हैं इसमें, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एक E2 का एग्जांपल होता है। इसमें ये यहां से हटेगा, ये इधर से हटेगा, दोनों एक साथ हटते हैं, ये दोनों एक साथ हटते हैं, तो साथ हटेंगे मतलब ये इधर निकल रहा होगा, ये इधर निकल रहा होगा, ये बॉन्ड बन रहा होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट होगी, और ये निकलते निकलते बनते बनते तुरंत ही बन जाएगा प्रोडक्ट, समझ गए। तो ऐसे केस में इसे रीअरेंजमेंट का मौका नहीं मिलेगा। रीअरेंजमेंट का मौका कब मिलता है, जब कार्बोकैटायन बनता है, जब कार्बोकैटायन बनता है रिएक्शन में तो रीअरेंजमेंट का मौका मिलता है। यहाँ तो कार्बोकैटायन बना ही नहीं, सीधे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, है ना। और एक चीज मैंने कही कि ये दोनों ग्रुप क्या होते हैं, ये दोनों ग्रुप एंटी पेरिप्लेनर होते हैं, एक ही प्लेन में अपोजिट होंगे, एंटी होंगे और पेरिप्लेनर होंगे। पेरिप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में अपोजिट, पेरिप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में अपोजिट, ठीक है। जिस अपोजिट डायरेक्शन में एक ही प्लेन में मौजूद है बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर, एंटी पेरिप्लेनर, राइट। तो इस प्रकार से ये एंटी पेरिप्लेनर, ये इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है कि ये जो दो ग्रुप हटने हैं दोनों अपोजिट होने चाहिए, दोनों अपोजिट होने चाहिए। और ध्यान रखना अगर क्वेश्चन ऐसा होता, अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि ये Cl जो है दो पॉसिबिलिटी होती है, इसके इधर भी H होता है, इसके इधर भी कहीं H होता,
तो आउट ऑफ टू पॉसिबिलिटी जो मोर स्टेबल एल्कीन होता एज पर सर्चर रूल वो बनता। मैंने रिएजेंट आपको लिखा है यहाँ पे सोडामाइड, अल्कोहलिक KOH ये लिखाए थे, ये E2 देते हैं, है ना, E2 दिखाए थे, और या फिर ऐसे लिखा था अल्कोहलिक KOH तो ऐसे लिखते हैं RO माइनस और ROH, ये सब E2 देते हैं। लेकिन कुछ और हाँ जी E2 में सर्जेफ देता है। हाँ सर्जेफ रूट, सर्जेफ अल्कीन लिखा ना, ऐसे सर्जेफ अल्कीन ही बनता है। तो इनमें सर्जेफ अल्कीन बनता है, और कुछ कैटलिस्ट और लिखा है आपको, कौन सा, एक बल्कि बेस ये O माइनस और इसी का अल्कोहल, ये टर्शी ब्यूटेनॉल है, ये टर्शी ब्यूटेनॉल है, टर्शी ब्यूटॉक्साइड है, और LDA लिखा है, ये दोनों भी E2 देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये सर्जेफ प्रोडक्ट देते हैं, सर्जेफ प्रोडक्ट, और ये क्या करते हैं, ये हॉफमैन प्रोडक्ट देते हैं। याद करिए, ये सब चीजें आपको बताई नहीं, दिखाऊंगा नहीं, इस रिकॉल करा रहा हूँ कि E2 में क्या होता है, दो ग्रुप हटते हैं, दोनों एक साथ हटते हैं और एक ही प्लेन में अपोजिट डायरेक्शन में हटते हैं, इसको एंटी पैरेलल प्लेन बोलते हैं, सीधे प्रोडक्ट बनता है। अगर इस सीएल के अपोजिट इधर भी H है और इस साइड भी H होता, तो दो में से एक मेजर होता, तो मेजर कौन सा होता है, जिसमें सर्जेफ अल्कीन बनती है वो मेजर होता, दूसरा माइनर होता। तो अल्कोहलिक KOH सोडामाइड और ये ROH RO माइनस ये E2 सर्जेफ अल्कीन बनाते हैं। लेकिन अगर हम ले लेते हैं बड़ा बेस लेते हैं, बल्कि बेस, बड़ा हाथी जैसा, तो वो क्या करता है, वो फिर वैसे केस में ये जो है एल्कीन बनाता कौन सा, हॉफमैन एल्कीन, सर्जेफ अल्कीन, हॉफमैन एल्कीन। क्लियर, ये चीजें बताई हुई थी, और कई सारी चीजें आपको लिखाई थी कि यहाँ पे लीविंग ग्रुप मॉडरेट होना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि बैड लीविंग ग्रुप होगा तो हटेगा ही, बहुत गुड होगा तुरंत हमें कार्बोकेटाइन बना देगा, हम नहीं चाहते कार्बोकेटाइन बने, कार्बोकेटाइन बना तो रीअरेंजमेंट होगा, इवन मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगी, कार्बोकेटाइन को नहीं बनाना है, तो यहाँ पे मॉडरेट लीविंग ग्रुप होना चाहिए जो बहुत तेजी से नहीं हटे। ऐसे केस में जो जैसे जो हटेगा वैसे वैसे H को हटेगा, ठीक है, जैसे ये हट रहा है मॉडरेट है, और इसके हटने के साथ ये भी हटे, इसकी बेस स्ट्रांग लेंगे ताकि बेस को खींच पाए। अगर बेस वीक लेंगे तो बेस को नहीं, साथ साथ नहीं हटाएगा, बाद में हटाएगा। अगर ये बाद में हटा और ये पहले हटा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बन गया तो इवन हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिविंग ग्रुप मॉडरेट है या अच्छा है? बेटा, ये मैं आपको 3 कैटेगरीज करके बताऊंगा, मैंने कल भी कहा था अल्काइन हाइड्राइड में हम डिस्कस करेंगे, गुड लिविंग ग्रुप, मॉडरेट लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अभी तो मान के चलिए हम रिएक्शन का नाम ले रहे हैं, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो इवन फॉलो किया हुआ लिविंग ग्रुप गुड होगा, तभी लिविंग ग्रुप निकलेगा पहले और कार्बोकेटाइन बनेगा, गुड लिविंग ग्रुप कार्बोकेटाइन बनाएगा, इवन में लिविंग ग्रुप गुड होता है। इवन में लिविंग ग्रुप गुड होता है तभी ना कार्बोकेटाइन बनेगा। E2 में लिविंग ग्रुप मॉडरेट होता है, तो मतलब ये कि लिविंग ग्रुप हटा तो बेस स्ट्रांग ले लिया, तो लिविंग ग्रुप को हटने की टेंडेंसी जो थी वही स्ट्रांग बेस लेने से क्या हुआ, स्ट्रांग बेस लेने से H हटने की टेंडेंसी, इसकी और इसकी टेंडेंसी सेम होगी, साथ हटेंगे टाइम से सीधे प्रोडक्ट, है ना। बस ये बेस अगर बल्कि होगा, अगर बेस छोटा होगा तो जहां से स्टेबल एल्कीन होगा वो मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाएगा, बल्कि होगा तो यहाँ पे अटैक करने की बजाय वहां अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, खुद बल्कि है। अगर बेस का खुद का साइज बड़ा है तो आउट ऑफ मेनी पॉसिबिलिटी उस एच को टच करेगा जहां हिंड्रेंस कम। तो ये E2 मैकेनिज्म थी। तो इवन में क्या था सर, इवन में क्या था, ये हटता था, ये गुड लिविंग ग्रुप था, हट के कार्बोकेटाइन बनाता था, रीअरेंजमेंट होता था, आफ्टर रीअरेंजमेंट जो कार्बोकेटाइन बनता था उसके उसमें अल्फा एच हटता था, वो एच हटता था जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन देता था। यहाँ क्या है, ये साथ साथ हटेंगे, अगर H की पॉसिबिलिटी मोर देन 1 है तो वो H हटेगा जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन देगा, लेकिन बल्कि बेस को हटाएगा जो लेस स्टेबल एल्कीन देगा। इन दोनों का अपोजिट होना बहुत जरूरी है, इसका और इसका अपोजिट होना जरूरी है। क्लियर, क्या सारी बातें को फिर से रिवाइज होगी, सारे पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज हो गए जो कल बताए थे मैंने आपको? यस सर। रिवाइज होने जरूरी है। तो ये उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे, E2 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, E2 की। E2 बिना क्वेश्चन के प्रैक्टिस नहीं होगी। तो एक आध क्वेश्चन मैंने कल कराया था, बाकी क्वेश्चंस मैं भी आपको दूंगा, तो मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ, आइए ट्राई करते हैं। ये जस्ट रिवीजन है, ठीक है।
सर आज एल्केन्स का डाउट क्लास होगा ना? अच्छा एल्केन का डाउट क्लास, हाँ बताया था मैंने, राइट, अभी होगा तुरंत। E2 के क्वेश्चंस और एल्केन का डाउट क्लास, ये ना खास बात। यस सर, 1 घंटा ये और 1 घंटा वो था। तो लाओ पहले इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये कंटिन्यूएशन में फिर इस पे आ जाएंगे, ठीक है। सर E1 का क्वेश्चंस E1 का क्वेश्चन तो कल किया था लास्ट क्लास में। सर MS चौहान से, अच्छा एमएस चौहान से, ओके। और आप बोले सर आइसोमेरिज्म का ही भेजेंगे। आइसोमेरिज्म तो भेजे नहीं है, टी बैच में ना, ठीक भेजते हैं। यस सर, अरे लाइव टॉपिक वाइज कर करके भेजे थे बोले थे। अभी तुरंत भेजते हैं, रुक जाओ, यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद भेजते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज, E2 में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, E2 में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सही है, कम हो रह गया कि अभी हमने क्या बताया था E2 में, क्वेश्चन देने से पहले एक पॉइंट पहले भी पढ़ाएंगे। ये CH2 है, ये Cl है, यहाँ से इस H को हटना है, राइट। अभी क्या है, ये हटेगा और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो ये साथ साथ हटेंगे, तो बन जाएगा ट्रांजिशन स्टेट R CH CH2, और यहाँ पे ये हट रहा है Cl, ये हट रहा है H, यहाँ बॉन्ड बन रहा है ऐसे, ये बन जाएगा R CH डबल बॉन्ड CH2, H प्लस इधर निकल गया जो बेस ने हटाया, और Cl माइनस इधर निकल गया। ऐसा कहते हैं ये जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट काफी कुछ मिलते जुलते हैं। आप देख सकते हैं इस ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड आधा बन चुका है, मतलब पार्शियल बन चुका है, तो ट्रांजिशन स्टेट में ये डबल बॉन्ड बन चुका है, पुराने बॉन्ड टूट चुके हैं, तो ऐसा कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट कुछ कुछ प्रोडक्ट से रिसेंबल करती है। क्यों? जिस बॉन्ड को बनना था वो पार्शियली बन चुका है, जिसको टूटना था वो पार्शियली टूट चुका है। तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट में ट्रांजिशन स्टेट जो है वो प्रोडक्ट से मैच करती है काफी कुछ, ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट काफी रिसेंबल करते हैं, और चूंकि ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट रिसेंबल करते हैं तो बोलते हैं भाई देखो ये रिएक्शन ऐसे ना जाएगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे, और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट। अब क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट आपस में काफी मिलते जुलते हैं, तो जितनी स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि इस रिएक्शन में जो रेट होता है वो इस पे डिपेंड करता है बनने वाली एल्कीन की स्टेबिलिटी पे। क्यों? रिएक्टेंट से जितनी आसानी से ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उतना रिएक्शन फास्ट होगी, और ट्रांजिशन स्टेट किससे मिलता है? इससे। जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट उतना रेट ज्यादा होगा, और ट्रांजिशन स्टेट से मिलता है तो जितना ये स्टेबल उतना रेट ज्यादा होगा। तो बोल सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी ऑफ रेट ऑफ E2 रिएक्शन, रेट ऑफ E2 रिएक्शन ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के। जितना स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उतना E2 का रेट ज्यादा होगा, क्योंकि E2 में एक ही स्टेप है ना, एक सिंगल स्टेप है, यहाँ कार्बोकेटाइन है, एक सिंगल स्टेप है। जितना ये स्टेबल होगा उतना ज्यादा ये स्टेबल होगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो स्टेटमेंट एक लिख लीजिए, E2 में कहीं एक स्टेटमेंट पढ़ाइए, देखिए लास्ट में, ठीक है। इन E2 reaction transition state have in E2 reaction transition state have in E2 reaction transition state have transition state have characteristics of product, transition state have characteristics of product,
hence more the stable tension state, hence more the stable tension state more will be the stability of product. More the stable tension state, more will be the stability of product, right? Sir, more the stable tension state, more the stable tension state, more will be the stability of product. And higher will be the rate of reaction. I repeat once again. In E2 mechanism, tension state have characteristics of product. Tension state have characteristics of product काफी मिलता जुलता है. Hence, more the stable tension state, more the stable alkene, more the stable tension state, more the stable alkene, and higher will be the rate of reaction. And higher will be the rate of reaction. टेंशन स्टेट प्रोडक्ट से मिलता जुलता है, ध्यान रखना. टेंशन स्टेट में कुछ प्रोडक्ट की डबल बॉन्ड पार्शियली आ गया, नहीं प्रोडक्ट की गुण आ गए. टेंशन स्टेट में प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड है, टेंशन स्टेट में पार्शियली डबल बॉन्ड आ गया, तो इसमें प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अपीयर हो रही है. तो जितना स्टेबल प्रोडक्ट उतना स्टेबल टेंशन स्टेट उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन. जितना स्टेबल प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल टेंशन स्टेट उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन. कुछ क्वेश्चन इसी पे रहने वाले हैं. या रेट ऑफ E2 रिएक्शन होगा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा. ये प्रोडक्ट टेंशन स्टेट मैच करता है. तो देखिए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस देखें. कंपेयर rate of E2 mechanism in following. पहला, एक क्वेश्चन ये है. Compare the rate of E2 reaction in following. Rate of E2 reaction in following. देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर, ये A है, सॉरी ये P है, ये Q है, ये R है. आपको बताना है P, Q और R तीनों अगर E2 रिएक्शन देते हैं तो किसका E2 फास्ट होगा, रेट कंपेयर करना है साहब. तो मैंने क्या बोला है कि प्रोडक्ट सोचो क्या बनेगा. इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. इसका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा. इसका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा. लेकिन इसमें डबल बॉन्ड की बेंजीन बन चुका है और बेंजीन हाईली स्टेबल है. रेट ऑफ E2 रिएक्शन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा. इसका प्रोडक्ट बेंजीन है, इसका प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो कंजुगेशन हो जाएगा. इसमें कंजुगेशन हो जाएगा, इसमें कोई कंजुगेशन नहीं होगा. अपने आप सोचिए, सबसे स्टेबल प्रोडक्ट किसमें बनना है, Q. उसके बाद P में कंजुगेशन है. और सबसे कम सर हाँ, ये एंटी एरोमेटिक भी तो है. कौन सा Q सर, P वाला. अरे P वाला एंटी एरोमेटिक का, यहाँ पे प्लेनरिटी का है. इन दोनों कार्बन प्लेनर थोड़ी है, उसके लिए एंटी एरोमेटिक प्लेनर तो होना चाहिए ना. यस. तो कंपेयर करिए. ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस पे तुमको भी करना है, ठीक है. ब्रोमीन ये भी PQR कंपेयर करना है. एलिमिनेशन किसका फास्ट होगा. तीसरा लिख रहे हैं, 7 मेंबर रेंज है.
बी आर यहाँ पे, यहाँ भी सब नंबरिंग है। ये बी आर कहते हैं, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये है पी, ये है क्यू। सोचिए पी और क्यू में कौन ज्यादा होगा, E2 कराना है, E2 में प्रोडक्ट बनाना है, सोचना इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा उसका रेट ऑफ E2 ज्यादा होगा। वी आर कंपेयरिंग रेट ऑफ E2 इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, ब्रिजेट हो गया, TQR। फिर चलिए इसमें कंपेयर करें फटाफट। ये चारों क्वेश्चन करिए, इसी टाइप से बाकी क्वेश्चन करने। क्या लगता है इसमें आंसर क्या हुआ? इसमें आंसर हुआ सबसे ज्यादा फर्स्ट कौन है? क्यू। क्यू के बाद कौन आया? पी। पी के बाद आर। क्यों? इसका प्रोडक्ट कौन है? बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक प्रोडक्ट बन गया इसका प्रोडक्ट एरोमेटिक हो गया। ठीक है, इसमें कंजुगेटेड प्रोडक्ट बनेगा, इसमें सिंपल प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखिए, यहाँ एल्कीन बना लो, इसकी एल्कीन जो बनाओगे ना, इसकी एल्कीन ऐसे बनेगी, इसकी एल्कीन कुछ ऐसे बनेगी ये, और इसकी एल्कीन ऐसे बनेगी। सबसे स्टेबल एल्कीन यहाँ बन रही है, सबसे ज्यादा अल्फा यहाँ है, स्टेबल एल्कीन है, एल्कीन स्टेबल है, अल्फा ज्यादा है, तो ऐसे केस में मोर स्टेबल एल्कीन मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका आंसर ये हो गया। इसमें सोचो बच्चों, इसमें डबल बॉन्ड अगर आएगा, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, इसमें डबल बॉन्ड आएगा तो इसमें कंजुगेशन आ जाएगा, दोनों डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होंगे, यहाँ कंजुगेशन में नहीं होंगे। ऐसे केस में स्टेबल प्रोडक्ट है, रेट ज्यादा। पार्ट डी करिए, पार्ट डी करिए, डी का रेट बताइए। पार्ट डी करिए। पार्ट डी में क्या बोलोगे? देखो बच्चों, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, क्योंकि रिएलिमेंट तो होगा नहीं, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ये ब्रिज हेड है, देखो ब्रिज हेड जो है ना, ब्रिज हेड पे एक बार ध्यान रखना बच्चों, जो ब्रिज हेड होता है, जो ब्रिज हेड होता है, उस ब्रिज हेड में क्या होता है कि ब्रिज हेड प्लेनर नहीं हो सकता, और आप जानते हैं टेंशन स्टेट प्लेनर होती है। ब्रिज हेड प्लेनर नहीं हो सकता, रेडियस रूल है, ब्रिज हेड प्लेनर नहीं हो सकता है। अगर E2 रिएक्शन देगा तो टेंशन स्टेट को बीच में प्लेनर होना होता है, ऐसे करके प्लेनर टेंशन स्टेट बनती है, जिसमें दोनों ये मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। तो ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है, ब्रिज हेड प्लेनर नहीं हो सकता, सिर्फ यहाँ पे ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड आना पड़ेगा। तो ये ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है, मतलब ये प्रोडक्ट संभव ही नहीं है, ये संभव नहीं है। ये
अगर ब्रिजेट पे अपना डबल बॉन्ड कहीं बना लिया इधर तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों? ब्रिजेट पे डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, ये तो लीस्ट हो गया। बाकी इधर में स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी P Q और लीस्ट R तो देगा ही। क्यों? R में ब्रिजेट है, R में ब्रिज है, R नहीं देगा रिएक्शन। तो ये जो अगला पॉइंट है सर एक बार तो ये पॉइंट सभी लोग समझ गए ना? सर सी वाला एक बार बता दीजिए। बेटा सी वाले में प्रोडक्ट बनाइए ना, इसमें डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड कंजुगेशन में रहेंगे। डबल बॉन्ड ये दोनों रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। दोनों में डबल बॉन्ड फिर दो बॉन्ड छोड़ के फिर एक बॉन्ड, मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ रेजोनेंस होगा, तो दोनों ये प्रोडक्ट स्टेबल है, ज्यादा E2 देगा। ठीक है ना? इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे है, इसका दो बॉन्ड छोड़ के फिर डबल बॉन्ड आएगा। इसमें डबल बॉन्ड है, एक छोड़ के फिर डबल, यहाँ कंजुगेशन, रेजोनेंस, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। सर डी में पी और क्यू को कैसे डिसाइड किए? डी में पी और क्यू, बेटा स्टेबल एल्कीन बनाओ, एल्कीन की स्टेबिलिटी देखो मैं इसमें चेंज कर देता हूं। इसका प्रोडक्ट बनाओ, कॉपी में प्रोडक्ट बनाओ, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ ऐसे, इसमें इसको यहाँ डबल बॉन्ड लाओ, अल्फा एच काउंट करो, कितने अल्फा एच हो गए? इसके अल्फा एच ज्यादा, एल्कीन की स्टेबिलिटी किससे देखते हैं? अल्फा एच से देखते हैं ना। Yes. इसके अल्फा एच ज्यादा होंगे, एल्कीन स्टेबल है, प्रोडक्ट वो E2 का ज्यादा होगा। ठीक है? ये क्वेश्चन आपने देखे और क्वेश्चंस करने हैं इस पे। अगला पॉइंट देखिए, तो इस पे थे कि ये क्वेश्चन सब किस पे थे कि जितना स्टेबल एल्कीन बनेगा, जो रेट कंपेयर करना हो सबके एल्कीन बना दो, जिसका एल्कीन स्टेबल होगा उसका रेट ज्यादा होगा, जिसका एल्कीन स्टेबल होगा उसका रेट ज्यादा होगा, राइट? तो क्वेश्चन और भी देंगे, लेकिन अभी तक यही समझा है कि रेट ऑफ E2 रिएक्शन जो होता है, E2 में ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट से असेंबल करती है, जितना ये स्टेबल होगा उतना ये स्टेबल होगा, जितना ये स्टेबल होगा उतना रेट ज्यादा। ठीक है? तो सिंपल चीज है, जब भी बोले कि E2 का रेट कंपेयर करो, जो एल्कीन दिए सबके, जो कंपाउंड है सबका एल्कीन बनाओ और उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो, जिसका एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा वो कंपाउंड ज्यादा रेट देगा। इसमें डी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? डी वाले में दिक्कत क्या आती है सर, ये ब्रिजेट अगर नहीं सोचते तो गड़बड़ा देते हैं। ब्रिजेट पे डबल बॉन्ड नहीं आता, ब्रिजेट E2 नहीं देगा। ब्रिजेट पे ना तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ब्रिजेट पे ना ही कार्बोकैटायन बनेगा। तो ब्रिजेट वाला ना तो E1 देगा ना E2 देगा। E1 देगा तो कार्बोकैटायन बनाना होगा, वो नहीं चाहता। E2 देगा तो ट्रांजिशन स्टेट बनानी होगी, वो भी नहीं चाहता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, E2 का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, E2 का अगला प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, KIE बोलते हैं इसको, KIE, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट KIE होता क्या है? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब होता है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखें, इस कैरेक्टरिस्टिक का फर्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए हम जानते हैं कि H, D और T ये क्या है? आइसोटोप। ओके, तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या बोलता है? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट बोलता है कि अब हम जब रिएक्शन करा रहे हैं तो CH बॉन्ड होता है, अगर H की जगह D ले लें तो CD बॉन्ड हो जाएगा, और H की जगह T ले लें तो CP बॉन्ड हो जाएगा। ध्यान रखिए, इस बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये होता है, बॉन्ड एनर्जी। तो मुझे बताओ जरा, ध्यान देना अच्छे से, HDT आइसोटोप्स हैं, CH बॉन्ड, CD बॉन्ड और CP बॉन्ड में ऐसा करके CP बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, ये मोर स्टेबल बॉन्ड होता है। CD बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम है, CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और कम है।
काइनेटिक आइसोटोप क्या बोलता है कि E2 में जहां H हट रहा था, अगर उसमें हम ड्यूटेरियम लगा दें यानी आइसोटोप चेंज कर दें, E2 में क्या था याद करिए, E2 में क्या, E2 में जो बेस हटता था, बेस E2 में जो बेस हटता था उस पर ध्यान दीजिए। तो E2 में जो बेस हटता है उस पर अगर ध्यान देंगे तो हम ऐसा पाएंगे कि तो अभी हमने आपको जो बताया वो सिर्फ इतना ही था कि काइनेटिक आइसोटोप को पढ़ना है, ये आइसोटोप होते हैं, ये बॉन्ड एनर्जी होती है। अगर हम H की जगह उसका आइसोटोप ले लें, E2 में जहां H निकल रहा है, तो फिर से एक बार थर्ड पॉइंट बताता हूं, KI है क्या, KIE कहते हैं इफ rate of reaction changes on changing isotope, if rate of reaction changes on changing isotope, if rate of reaction changes on changing isotope, then reaction follows KIE. Then reaction follows KIE. If rate of reaction changes on changing isotope, then reaction follows KIE. यानी आपने आइसोटोप को बदला, रेट बदल गया, आइसोटोप को बदला, रेट बदल गया। अगर आइसोटोप को बदलने पर रेट बदलता है, IP, अगर आइसोटोप को बदलने पर रेट बदलता है तो रिएक्शन काइनेटिक आइसोटोप से फॉलो कर रही है। और देखिए फोर्थ पॉइंट में बताएं आपको कुछ रिजल्ट आ रहा है, इसी का फोर्थ है। तो देखो बच्चों, E2 में क्या होता है, तो आप ऐसा बोलोगे E2 में सर ऐसा होता है 8CH CH2, यहाँ CH, यहाँ पे H निकल रहा है ना, फिर ट्रांजिशन स्टेट बनती है R CH CH2, ये Cl निकल रहा है, ये H निकल रहा है, तो डबल बॉन्ड बन रहा है। फाइनली क्या होता है, फाइनली होता है R CH CH2, यहाँ Cl माइनस, यहाँ H प्लस, लेकिन H प्लस को कौन निकालता है, H प्लस को बेस निकालता है, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं हम, ये हटाते हैं। तो ऐसा बोलते हैं, ध्यान दो बच्चों, इसमें एक ही स्टेप है, E2 में एक ही स्टेप होता है, वही RDS होता है ना, और ये एक ही स्टेप RDS है, दूसरा स्टेप है ही नहीं इसमें। तो मुझे बताइए इसमें कौन निकल रहा है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड टूट रहा है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। सोचिए एक ही स्टेप है, वही RDS है, एक ही स्टेप है, वही RDS है। तो अभी क्या है, अभी इस रिएक्शन में CH बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे हम H के बजाय ड्यूटेरियम लेते तो CD बॉन्ड टूटता। आप खुद सोचिए CH बॉन्ड अभी टूट रहा है, अगर ड्यूटेरियम होता है, आइसोटोप होता है यहाँ पे, तो ये CD बॉन्ड होता, CD बॉन्ड टूटता, तो CD बॉन्ड टूटता, CD बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है कि कम, CD बॉन्ड की बॉन्ड सर बोलो बच्चों। इस वीक जो टेस्ट होगा वो मेंस के अकॉर्डिंग वाला होगा मंडे को कि नहीं अभी ऐसा अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ, अभी जैसा टेस्ट हो रहा था वैसा ही होगा। इस मंडे को फाइनलाइज करके डिक्लेयर करेंगे कैसे क्या करना है, जो आपको प्लान बताया था वो बाद में डिसाइड करेंगे, अभी जैसा हो रहा था वैसे ही होगा, ठीक है। सर मतलब जो टॉपिक दिए हैं उससे ही होगा ना? हाँ अभी जो दिए वो टॉपिक दिए उसी पे होगा वैसे ही। आइसोमेरिज्म का टॉपिक है, आप टी बेस्ट और आइसोमेरिज्म लास्ट टॉपिक जो खत्म हुआ सर दोनों बेस्ट में आई थिंक आइसोमेरिज्म ही था। हाँ जी सर तो जो मेंस वाला टेस्ट होगा वो 12th का सिलेबस पे होगा।
बेटा हर वीक में सिलेबस आपको बता दिया जाएगा, हर टेस्ट का सिलेबस आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। वो कंप्लीट सिलेबस होगा, वो पूरे फेज का सिलेबस होगा, कैसा होगा आपको बताया जाएगा, पहले से पता होगा कि इस मंडे का जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस ये होगा। एम ये है कि आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होता रहे, ठीक है, ये सिलेबस रिवाइज होता रहे, एग्जाम की प्रैक्टिस होती रहे, कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, ठीक है। कभी फेज 1 के टॉपिक उठा लिए, कभी फेज 2, कभी 12th, सब ऐसे। तो 12th में क्या होगा, एक हफ्ते में 3 क्लास होंगे, 3 क्लास में सिलेबस कम पड़ता है ना। तो 12 ऐसा होगा कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होना चाहिए कि एक हफ्ते 11th का सिलेबस, एक हफ्ते 12th का सिलेबस, ऐसा चलेगा तो अच्छा रहेगा। 15 दिन में सिलेबस काफी कुछ आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो भी होगा डिसाइड हुए बताएंगे। तो अब आप मुझे बताइए जो मैं बोल रहा था, क्या वो फिर वापस आते हैं सभी लोग। तो जो डिस्कशन कर रहे थे वो क्या डिस्कशन था, डिस्कशन ये था बच्चों कि अगर हम CH की जगह यहाँ CD बॉन्ड होता तो CD बॉन्ड टूटता, और CD बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि CD बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता, यानी H की जगह D ले रहे हैं, अगर H की वजह D लेते तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता, समझ रहे हैं। और E2 में जो RDS होता है, E2 में एक ही स्टेप होता है, वही RDS होता है, ध्यान दीजिए, E2 में एक ही स्टेप है, वही RDS है, और उसमें जो बॉन्ड टूट रहा है वो बॉन्ड अगर CD हो जाता तो बॉन्ड एनर्जी हाई होती, CT होता बॉन्ड एनर्जी और हाई होती, ये बॉन्ड अगर C और T हो जाता तो बॉन्ड एनर्जी और हाई होती। इसका मतलब आइसोटोप चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, और आइसोटोप चेंज करने पे रेट चेंज होता है किसमें, E2 में होता है, E1 में नहीं होता। E1 की मैकेनिज्म सोचो, आपको लगेगा नहीं होता। E1 का जो RDS है ना, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना इन्वॉल्व नहीं होता। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर अगर हम इसमें ये E2 रिएक्शन है और E2 मैकेनिज्म फॉलोज, E2 मैकेनिज्म फॉलो KIE बट नॉट E1, नॉट E1 मैकेनिज्म। अब E1 मैकेनिज्म फॉलो नहीं करता, इसके बारे में कोई बताएगा जिसको लग रहा सोच पा रहा है, बताइए। E1 में सोचिए, E1 में क्या होता था, पहले लीविंग ग्रुप हटता था और कार्बोकैटायन बनता था, कार्बोकैटायन का बनना ही RDS था, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटता था, याद करिए। E1 में लीविंग ग्रुप हटा, कार्बोकैटायन बना, वही RDS था, है ना। तो अगर हम हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम ले लेते उसमें किसी एक बॉन्ड में, तो सर वहां RDS में ड्यूटेरियम टूट ही नहीं रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है, इसलिए E1 में KIE फॉलो नहीं होता, E1 रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट फॉलो नहीं होता, ठीक है ना। सर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट में HDT केवल लेंगे। हाँ बेटा, जनरली E1 में क्या होगा, E1 में बेस हटाएगा, बेस तो H को हटाएगा, अब H है उसके आइसोटोप को हटाएगा। बेसिसिटी क्या होती है, H प्लस आयन पे अटैक करने की टेंडेंसी, ये जो बेस लिया है ये H प्लस आयन पे अटैक करेगा, तो हम इसी के आइसोटोप की बात करते हैं, इसका आइसोटोप भी फर्क डालेगा। अब इसका आइसोटोप चेंज है, दोनों ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है, हम इसका आइसोटोप चेंज करें तो भी और इसका आइसोटोप चेंज करें तो भी, या क्लोरीन का आइसोटोप लो तो भी रेट पे फर्क पड़ेगा। अल्टीमेटली जो स्लो स्टेप है उसमें जो बॉन्ड टूट रहा है उसकी बॉन्ड एनर्जी बदलेगी तो रेट बदल जाए, कंसेप्ट ये कि बॉन्ड एनर्जी बदलेगी रेट बदल जाएगा, बॉन्ड एनर्जी आइसोटोप बदलने में बदल सकती है। हाँ, C की जगह HCl ले लो तो भी बॉन्ड एनर्जी चेंज होगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ी रेट घटा, बॉन्ड एनर्जी घट बढ़ी रेट घटा, ठीक है। यस सर। चलो अरे तो आपने क्या लिखा, ये हम काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट समझ रहे थे, ये E2 का अगला पॉइंट था, और उसमें पहले तो हमने समझाया आइसोटोप ये होते हैं, CH बॉन्ड CD बॉन्ड CT बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बताई, फिर KIE लिखाया कि अगर आइसोटोप बदलने पर रेट बदलता है तो बोलते हैं KIE फॉलो हो रहा है, और फिर हमने E2 बताया, E2 में देख लो, E2 में एक ही सिंगल स्टेप होता है और सिंगल स्टेप में CH बॉन्ड टूट रहा है, अगर CH की जगह CD होता तो उसकी बॉन्ड एनर्जी हाई, रेट कम होता, CT बॉन्ड होता, ट्रिटियम बॉन्ड होता तो उसकी बॉन्ड एनर्जी और CT बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और ज्यादा, उसका रेट और कम होता, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी रेट घटेगा, ठीक है। तो E2 में KIE फॉलो होता है, E1 में नहीं होता है। इस पॉइंट से जुड़े हुए दो क्वेश्चन, इस पॉइंट से जुड़े हुए दो क्वेश्चन, ये आप में से कुछ लोग लगातार चैटिंग कर रहे हैं, आप लोग चैटिंग मत करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं। हाँ क्वेश्चन लिखें,
क्वेश्चन है कंपेयर रेट, क्वेश्चन यहां लिख रहे हैं कंपेयर रेट ऑफ E2 और ये दिया है CH3 CH3 CH3। देखो ऐसे यहाँ ब्रोमीन निकल रहा है और अगले में एक में ब्रोमीन निकल रहा है और अगले में यहीं पे CD3 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 ये और ये यहाँ पे तीनों पॉइंट मिल रहे हैं और यहाँ भी ब्रोमीन निकल रहा है। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट किसी कहीं तो फॉलो होगा, काइनेटिक आइसोटोपिक किसी में तो फॉलो होगा। तो कहते हैं देखो जरा यहाँ जो होगा ना, यहाँ जब E2 होगा तो यहाँ से Br, यहाँ से ये H टूटेगा, CH बॉन्ड निकलेगा, इसमें Br निकलेगा और D बॉन्ड निकलेगा, इसमें CH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है ये वाला बॉन्ड, इसमें CD बॉन्ड ब्रेक कर रहा है ये वाला बॉन्ड। तो बताइए CH बॉन्ड टूटेगा, CD बॉन्ड टूटेगा। आपने मैंने बताया CD बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसमें ये बॉन्ड और ये बॉन्ड थोड़ा सा टूटेंगे तो CD बॉन्ड टूटेगा। तो ये P है, ये Q है, अगर स्ट्रक्चर P स्ट्रक्चर Q, मुझे लग रहा है इसका आंसर होगा रेट जो होगा वो P में कम होगा, Q में ज्यादा होगा। हाँ, P का ज्यादा होगा, Q में कम होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, वहां CD बॉन्ड टूट रहा है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटोपिक क्या होता है? काइनेटिक्स बदल जाती है आइसोटोप बदलने पे, काइनेटिक्स बदल जाती है आइसोटोप बदलने पे। ठीक है, ये पॉइंट क्वेश्चन हम समझ गए सब लोग। अगर कोई पूछे कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, हाँ E2 रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है उसमें CH बॉन्ड का टूटना इन्वॉल्व होता है। CH बॉन्ड या CD बॉन्ड टूटेगा, रेट पे फर्क पड़ेगा। जो हमारा RDS होता है उसमें आइसोटोप बदलेंगे तो रेट पे फर्क पड़ता है, और RDS में यहाँ पे H इन्वॉल्व है, राइट। तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कौन फॉलो करता है? E2, E1 नहीं करता है। E1 में KI फॉलो नहीं होता, E2 में होता है ना। एक पॉइंट और लिखें, लास्ट पॉइंट E2 का, फिर क्वेश्चंस पे और आएंगे। E2 का लास्ट पॉइंट, E2 का लास्ट पॉइंट लिखा जाए। एक KI था, इसका मैं फोटो ले लेता हूँ KI का। सर KI से रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अरे KI का रेट पूरा तो डिस्कस किया है। KI अगर आइसोटोप बदलोगे रेट बदल जाएगा। तो वो बढ़ेगा कि घटेगा? बच्चों बॉन्ड एनर्जी से कंपेयर करो। अगर CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है? कम है, तो रेट ज्यादा होगा। CD बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज्यादा है, रेट कम होगा। तो रेट सीधे रेट से कंपेयर करो। ये बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम है, इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना मुश्किल, इसको तोड़ना और मुश्किल है। ऑब्वियसली तोड़ना मुश्किल है, रेट कम हो गया होगा। तोड़ना अगर मुश्किल है, रेट कम हो गया होगा। ठीक है सर। सर E2 मैकेनिज्म में बीटा कार्बन से ना हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो दिख ही रहा है। तो सर अगर मान लीजिए बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो E2 मैकेनिज्म शो करेगा? नहीं, बीटा पे अगर हाइड्रोजन नहीं है तो H नहीं, E2 नहीं होगा। E2 होगा तभी जब बीटा पे H होगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए एक लास्ट पॉइंट देखें। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट सिर्फ E2 फॉलो करता है। आइसोटोप बदलोगे रेट बदल जाएगा। जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी इसको तोड़ना मुश्किल है, कम बॉन्ड एनर्जी वाले को तोड़ना आसान है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, लीविंग ग्रुप। देखिए इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। देखो बच्चों, ये लीविंग ग्रुप का इफेक्ट जो है ना, E1 E2 दोनों में सेम होगा। तो बैक में देखिएगा, सेम फॉर E1 एंड E2। कहते हैं
लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, देखिए लीविंग ग्रुप मैंने क्या था, E1 में क्या चाहिए, E1 और E2। अगर आपको याद हो तो इसमें गुड लिविंग ग्रुप चाहिए होता है, गुड लिविंग ग्रुप GLG, और इसमें मॉडरेट लिविंग ग्रुप चाहिए होता है MLG। ठीक है, एक में गुड लिविंग ग्रुप, एक में मॉडरेट लिविंग ग्रुप। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट देखिए, लिविंग ग्रुप जो हटेगा E1 में भी वही होता है। E1 में क्या होता है, देखो E1 में RDS क्या ऐसा कुछ होता है, ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है, तो क्या होगा, ये हटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, यही RDS होता है। E2 में क्या होता है, E2 में सर दोनों काम साथ साथ होते हैं, देखो ऐसे, यहां से H, यहां से लिविंग ग्रुप निकलता है, ट्रांजिशन स्टेट बनी कैसे, ऐसे R C, ये बॉन्ड टूटेगा, ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड बनेगा। तो ऐसा कहते हैं इसके RDS में भी लिविंग ग्रुप निकल रहा है, और इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है इसमें लिविंग ग्रुप निकल रहा है। हालांकि यहाँ मॉडरेट लिविंग ग्रुप लेते हैं, क्यों, ताकि ये दोनों साथ साथ निकले। यहाँ गुड लिविंग ग्रुप लेते हैं ताकि ये पहले निकल जाए, ये पहले निकल जाए और कार्बोकैटायन बन जाए। यहाँ गुड लिविंग ग्रुप लेने का रीजन क्या है, पहले निकल जाए और कार्बोकैटायन बन जाए। यहाँ पे मॉडरेट क्यों लेते हैं, ताकि दोनों साथ साथ निकले। ठीक है, ऐसे। अब बच्चों एक चीज देखना, ध्यान देना, क्या कुछ भी हो जाए इसका एक ही स्टेप है और यही RDS है, इसका सिंगल स्टेप है। E2 में सिंगल स्टेप होता है और सिंगल स्टेप ही RDS होता है। यहाँ सिंगल स्टेप वही RDS है, यहाँ पे तो कई स्टेप होते हैं, और पहला स्टेप कार्बोकैटायन तो बनना RDS होता है। जो RDS है, चाहे RDS यहाँ हो या RDS यहाँ हो, दोनों की RDS को देखिए एक बार बच्चों, क्या बोलोगे, इसमें भी RDS में लिविंग ग्रुप निकल रहा है, इसमें भी RDS में लिविंग ग्रुप निकल रहा है ना। और लिविंग ग्रुप जितना बेटर होगा, यहाँ बेटर होगा, रेट यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ बेटर होगा, यहाँ रेट बढ़ जाएगा। जैसे अभी डिस्कस किया, KI डिस्कस किया, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी चेंज हुई, रेट बदल गया। यहाँ पे ये बॉन्ड अगर आसानी से टूटेगा, रेट बदल जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं दोनों ही केस में लिविंग ग्रुप का फर्क पड़ता है। लिविंग ग्रुप का फर्क यहाँ भी पड़ेगा, लिविंग ग्रुप का फर्क यहाँ भी पड़ेगा। क्यों लिविंग ग्रुप का फर्क पड़ेगा, यहाँ भी RDS में लिविंग ग्रुप निकल रहा है, यहाँ तो एक ही स्टेप था, उसमें लिविंग ग्रुप निकल रहा है। लिविंग ग्रुप का निकलना मैटर करता है दोनों के रेट पे, इसके रेट पे भी, इसके रेट पे भी। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनने में लिविंग ग्रुप सपोर्ट करेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनने में लिविंग ग्रुप सपोर्ट करेगा। और लिविंग ग्रुप जितना सपोर्ट करेगा, ट्रांजिशन स्टेट उतनी ज्यादा आसानी से बनेगी, या कार्बोकैटायन उतनी ज्यादा आसानी से बनेगा। तो दोनों के केस में लिविंग ग्रुप का फर्क पड़ता है ना। और लिविंग ग्रुप देखो, ध्यान दो, फाइनली क्या होगा, यहाँ लिविंग ग्रुप ऐसे हट गया, इसमें ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू लिविंग ग्रुप हटेगा, ऐसा R CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिविंग ग्रुप हट गया, H प्लस आयन हट गया। और ये ऐसा बोलते हैं जितना लिविंग ग्रुप, जितना ये स्टेबल होगा, लिविंग ग्रुप जितना स्टेबल होगा, हटने के बाद जितना स्टेबल होगा उतना ये आसानी से हटेगा। ध्यान दीजिएगा, लिविंग ग्रुप हट गया, हटने के बाद स्टेबिलिटी गेन करेगा, जितना स्टेबिलिटी गेन करेगा उतनी आसानी से हटेगा, जितनी आसानी से हटेगा रेट ऑफ फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो लिविंग ग्रुप हटने के बाद अगर स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ लिविंग ग्रुप हटने का स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ लिविंग ग्रुप हटने का स्टेबलाइज हो रहा है, जितना लिविंग ग्रुप स्टेबलाइज होगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे, उतना रेट E1 का भी और E2 का भी ज्यादा होगा। लिविंग ग्रुप का हटना दोनों में मैटर करता है। भले यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप ताकि कार्बोकैटायन बने, आप मॉडरेट है ताकि कार्बोकैटायन ना बने, बट फिर भी दोनों ही केस में लिविंग ग्रुप जो है वो जितना स्टेबल होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। मोर द स्टेबल लिविंग ग्रुप, लीव करने का जितना स्टेबल होगा उतना वो ज्यादा रेट ऑफ रेट देगा। सर ये भी RDS होगा? कौन सा RDS? ये लिविंग ग्रुप का हटना। बेटा लिविंग ग्रुप का हटना, आप E1 की बात कर रहे हैं, E2 की बात कर रहे हैं? जिसमें भी सर स्टेबल बने, E1 में या E2 में? नहीं, अरे E1 में तो यार, E1 में दो स्टेप होते हैं ना, पहले में कार्बोकैटायन बनता है, फिर रीअरेंज होता है और लास्ट में अल्फा H हटता है। तो E1 में तो RDS होता है, E2 में एक ही स्टेप होता है, E2 में एक ही स्टेप होता है, वो ट्रांजिशन स्टेट बनी सीधे प्रोडक्ट। E2 में दो स्टेप ही नहीं होते, तो RDS की बात क्या करें, इसीलिए है ना सिंगल स्टेप, उसी को RDS बोलते हैं। यहाँ पे कई स्टेप होते हैं, लेकिन फर्स्ट कार्बोकैटायन को बनना RDS होता है। नोट्स रेफर करिए, E1 में लिखा होगा, लिखा क्लास में बताया था। हाँ ठीक है सर। E2 में कौन सा लिविंग ग्रुप यूज होता है? लिविंग ग्रुप मॉडरेट,
E2 में मॉडरेट लिविंग ग्रुप यूज होता है और E1 में कैसा होता है, गुड लिविंग ग्रुप। नहीं सर, मतलब कोई पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप यूज होता होगा ना? ना अबे वो लिस्ट बाद में देंगे, अभी मॉडरेट और गुड पे चलिए, ठीक है ना, लिस्ट आपको बाद में देंगे। हाँ सर सिंगल स्टेप आरडीएस और मल्टीपल स्टेप आरडीएस से इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये भाई सिंगल स्टेप में क्या, तो मजबूरी है ना, एक ही स्टेप है यार, उसी को आरडीएस बोलो, उसी को जो मन करे सो बोलो। सिंगल स्टेप रिएक्शन में आरडीएस के बारे में ज्यादा बात ना करें तो बेटर है ना, ठीक है। सिंगल स्टेप में आरडीएस में बात नहीं करेंगे तो भी चलेगा, राइट। सर E1 और E2 में दोनों में ज्यादा तेज कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होता है? सर म्यूट हो गए। पूजा हो रहा है। हाँ मित्रों, सर अगर क्वेश्चन में E1 और E2 दोनों के कंपाउंड्स दे दिए हैं और पूछ दिया रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा है, तो कैसे करेंगे, कौन सा ज्यादा होगा? मैं आपको दोनों को टर्म बाय टर्म ही तो बता रहा हूँ कि यहाँ भी लिविंग ग्रुप निकलेगा, यहाँ भी लिविंग ग्रुप निकलेगा। लिविंग ग्रुप जितना स्टेबल होगा निकलने के बाद उतना आसानी से निकलना चाहेगा, यहाँ भी वही इतनी आसानी से निकलना चाहेगा। दोनों जगह लिविंग ग्रुप तभी निकलेगा जब स्टेबल होगा, है ना। तो E1 और E2 में दोनों में लिविंग ग्रुप का निकलना मैटर करता है, ठीक है ना। अब देखो जरा, पहले तो मैंने बता दी E1 वर्सेस E2, गुड लिविंग ग्रुप, मॉडरेट लिविंग ग्रुप। यहाँ भी हटना आरडीएस है, यहाँ भी लिविंग ग्रुप का हटना ही आरडीएस होता है, तो ऐसा बोलते हैं। अब इन दोनों को समराइज करते एक साथ, देखो जरा, मान लीजिए ऐसा कुछ था, E1 हो या E2 हो, कुछ भी हो, CH2 यहाँ लगा है लिविंग ग्रुप। और बच्चों ध्यान दो, अगर ये लिविंग ग्रुप R CH2 चाहे ट्रांजिशन स्टेट ये कुछ भी हो, इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट है, कार्बोकैटायन डजंट मैटर, कुछ होगा इसके अंदर, या तो ट्रांजिशन स्टेट होगा या कार्बोकैटायन होगा, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, फाइनली लिविंग ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, लिविंग ग्रुप हट गया ऐसा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, चाहे E1 हो या E2 हो, E1 हो या फिर E2 हो, कोई भी मैकेनिज्म हो, अगर E1 मैकेनिज्म है तो भी लिविंग ग्रुप निकलेगा, E2 है तो भी लिविंग ग्रुप निकलेगा। ये मैंने यहाँ भी बताया दोनों। E1 में कार्बोकैटायन बनके निकलेगा, E2 में डायरेक्ट निकलेगा। तो अब बताओ, जितना ये स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल। सर उसमें तो ऑक्सोनियम आयन निकलता है ना, वही कार्बोकैटायन जो बोल। हाँ बेटा, ऑक्सोनियम पहले बनता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो वाटर निकलता है तो कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन का बनना आरडीएस होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ लिविंग ग्रुप क्या, हाँ वो लिविंग ग्रुप जो उसमें निकल रहा है। चलिए, मोर स्टेबल, अगर ये लिविंग ग्रुप जितना स्टेबल होगा उतना रेट, उतना जो होगा मोर स्टेबल, मोर रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो बच्चों, चाहे E1 हो या E2 हो, लिविंग ग्रुप निकलता है। E2 में कार्बोकैटायन बनके लिविंग ग्रुप निकलेगा, और E1 में कार्बोकैटायन बनके निकलेगा, और E2 में ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू निकलेगा दोनों में। जो मोर स्टेबल होगा, जितना स्टेबल होगा लिविंग ग्रुप निकलने के बाद, हटने का जितना स्टेबल होगा उतना आसानी से हटेगा, उतना आसानी से निकलेगा, जितना आसानी से निकलेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करता है दोनों में, E1 में भी E2 में भी, ठीक है। तो अब ये बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा स्टेबल कब होगा। अब मैं इसमें क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। सर एक मिनट नोट कर रहे। मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा इसको, थोड़ा और टाइम दीजिए, सफिशिएंट। थर्ड पॉइंट इसका, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप पे चल रहे हैं हम लोग। हो गया? यस सर। तो अच्छा, लिविंग ग्रुप का इफेक्ट एक बार फिर से समझिए मेरे साथ।
E1 E2 दोनों, हाँ E1 E2 दोनों में लिविंग ग्रुप निकलता है, E1 में लिविंग ग्रुप निकलता है, E2 में लिविंग ग्रुप निकलता है। ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बोकैटायन बनके निकलता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू निकलता है, ये समझ ले, निकलता दोनों में। और जब दोनों में निकलता है तो निकलने के बाद ही जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा ये बनना चाहेगा, जितना ये बनना चाहेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। सिंपली जितना स्टेबल लिविंग ग्रुप होगा, मोर स्टेबल मोर रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये लिविंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल कब होगा, इस पे जरा बात करते हैं, ठीक है ना। तो एक लाइन लिखा देते हैं, उस लाइन को बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, weaker the base better the living group, weaker the base better the living group। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, देखो यार, weaker the base better living group। अगर मैं बोलूं कि CH3 CH2 यहाँ पे Cl है, CH3 CH2 यहाँ पे Br है, CH3 CH2 यहाँ पे आयोडीन है। तो देखो जरा बच्चों, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो इस केस में यहाँ लिविंग ग्रुप क्या है, Cl, यहाँ क्या है Br, यहाँ क्या है I, E1 हो E2 हो जो भी हो, यहाँ पे Cl माइनस बन के लीव करेगा, यहाँ लीव करेगा Br माइनस, यहाँ लीव करेगा I माइनस। अब मुझे बताओ इसका रेट ज्यादा होगा, अगर इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है, इसका रेट R3 है, तो तीनों में किसका रेट ज्यादा होगा, तो कहते हैं जिसका लिविंग ग्रुप बेटर होगा उसका रेट ज्यादा होगा। अब लिविंग ग्रुप किसका बेटर है, तो कहते हैं ज्यादा जो हटेगा स्टेबल होगा वो आसानी से हटेगा। स्टेबल कौन है, बना के देखो एक बार, देखो यार, याद करिए मैंने आपको बताया था साइज इफेक्ट। क्लोरीन का साइज छोटा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। तो नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है, आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ सरफेस, इसमें मैंने आपको कहानी सुनाई थी घोड़े वाली कहानी, छोटा फील्ड है, घोड़ा बड़े मुश्किल से एडजस्ट किया हुआ है, जम करके बाहर जाना चाहेगा। बड़ा फील्ड है, घोड़ा या लोन पेयर वहीं स्टेबल रहेंगे, और जितना स्टेबल रहेंगे हम उसी से बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे साइज छोटा है, यहाँ साइज बड़ा है और बड़ा है, तो आयोडीन में साइज बड़ा है, इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज खूब डिस्पर्स होगा, वहीं स्टेबल रहेगा। इसका मतलब आयोडीन ज्यादा स्टेबल है, आयोडीन ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा बनेगा, इसका रेट ज्यादा होगा। तो लीविंग ग्रुप जो है, मैंने स्टेटमेंट में लिखा है, उसको पढ़ लो, वीकर द बेस बेटर लिविंग ग्रुप। इन तीनों कंपेयर कर दो। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि हटने के बाद आयोडीन ज्यादा स्टेबल हो तो आयोडीन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन स्टेटमेंट से कंपेयर करो और देखें बेसिसिटी किसकी ज्यादा है। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, साइज से देखो, साइज छोटा, बड़ा और बड़ा। सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज वहीं डिस्पर्स होगा, नेगेटिव चार्ज वहीं रहना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज यहीं डिस्पर्स होगा, नेगेटिव चार्ज यहीं रहना चाहेगा, जम करके बाहर नहीं जाना चाहेगा, डोनेट नहीं होना चाहेगा, तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी। आयोडीन की बेसिसिटी सब तीनों में आयोडीन की बेसिसिटी सबसे कम है, I- सबसे कम बेसिक, क्यों, साइज बड़ा है, लोन पे वहीं डिस्पर्स होकर वहीं स्टेबल होगा, लोन पे नेगेटिव चार्ज वहीं स्टेबल होगा, जम करके बाहर कम जाना चाहेगा, तो वीक बेस है, और वीक बेस है तभी ना स्टेबिलिटी ज्यादा। तो वीकर द बेस बेटर लिविंग ग्रुप जो लिखाया है, ये वीक बेस है, लिविंग ग्रुप अच्छा होगा। तो इसमें रेट किसका ज्यादा होगा, R1 R2 R3 में कौन ज्यादा होगा, तो बोलोगे सर R1 कम होगा, R2 ज्यादा होगा, R3 और ज्यादा होगा। क्यों, यहाँ पे R3 में बेटर लिविंग ग्रुप है, आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप। क्यों, दो रीजन से बता सकते हो, एक तो हटने का स्टेबल हो रहा है वो रीजन, दूसरा ये वीक बेस है। तुमने जो लाइन लिखाई थी वीकर द बेस बेटर लिविंग, अगर सब कुछ भूल जाओ तो याद रखना वीकर द बेस बेटर लिविंग ग्रुप, सबके लिविंग ग्रुप बना लो और देखो सबसे वीक बेस कौन है, जो वीक बेस होगा वही बेटर लिविंग ग्रुप होगा। क्यों, जो वीक बेस होगा वो सबसे स्टेबल होगा, इसलिए वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन का रेट सबसे ज्यादा होगा, आयोडीन सबसे बेटर लिविंग ग्रुप। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में तो लिविंग ग्रुप का इफेक्ट भी थोड़ा सा मैटर करता है। एक बार देखिए, लिविंग ग्रुप भी मैटर करेगा।
तो आप देख सकते हैं कि जब भी ऐसे कंपेयर करना हो, सब कुछ सेम होगा, लिविंग ग्रुप ही कंपेयर करना पड़ेगा, तो किसका लिविंग ग्रुप बेटर होगा उसका रेट ज्यादा होगा। लिविंग ग्रुप बेटर कौन होगा, कोई भी प्रॉब्लम है सीधे लाइन ऐड रखो, वीक का बेस बेटर लिविंग ग्रुप, सारे लिविंग ग्रुप बनाओ, सबसे वीक बेस कौन सा है वही बेटर लिविंग ग्रुप होगा, उसी का रेट ज्यादा होगा, कहानी खत्म, वही तुरंत हो जाए। ठीक है, वैसे मैंने शुरू से बताया है कि लिविंग ग्रुप का हटना E1 भी मैटर करता है, E2 भी मैटर करता है। तो लिविंग ग्रुप चाहे E1 से हटे चाहे E2 से हटे, अगर लिविंग ग्रुप हट रहा है, हटने का जितना स्टेबल होगा, मोर स्टेबल मोर रेट, जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा ये बनना चाहेगा, जितना ज्यादा बनना चाहे उतना रेट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, है ना। अभी ज्यादा स्टेबल कौन हो रहा है, कौन से लिविंग ग्रुप स्टेबल होते हैं, लिविंग ग्रुप वही स्टेबल होते हैं जो वीक बेस होते हैं। इसमें लाइन दिखा दी, वीक का द बेस बेटर लिविंग ग्रुप, वीक का द बेस बेटर लिविंग ग्रुप, लाइन दिखा, ठीक है। ठीक है सर। तो ये इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप आपको पूरा दिखा चुके हैं, मैं इधर से हटा रहा हूं और एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन करिए। कंपेयर रेट ऑफ E2, E1 E2 सेम ही होते हैं, मैं E2 कंपेयर करा रहा हूं। देखो ऐसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे देखो सर, यहाँ क्लोरीन हट रहा है, यहाँ ब्रोमीन हट रहा है, यहाँ आयोडीन हट रहा है, पहला देखना। दूसरा यहाँ Cl हट रहा है, अच्छा इन दोनों क्वेश्चनों करिए, सोचिए क्या कंपेयर करना है, P Q R, P Q R, CH3 CH2 Cl, CD3 CH2Cl, CT3 CH2Cl। अब जो पढ़ा है तीनों के एक साथ मैं समराइज करना चाहूंगा, आज जो भी डिस्कशन किया है आप सोचें कि तीन क्वेश्चन इसमें क्या कंपेयर करना पड़ेगा। देखिए सर, मुझे लगता है इसमें लिविंग ग्रुप को कंपेयर करने से काम चल जाएगा। देखो ना क्वेश्चन अपने आप ही करना है आपको, इसमें लिविंग ग्रुप सब कुछ सेम है, खाली लिविंग ग्रुप है क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन, यहाँ लिविंग ग्रुप कंपेयर करना। इसमें देखो, इसमें लिविंग ग्रुप सेम है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, लिविंग ग्रुप सेम है, तो हमें देखना पड़ेगा इसका रेट ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे देखो जरा यहाँ से सेकेंडरी बिल्कुल वैसे सोचेंगे, या इसको हटा करके यहाँ डबल बॉन्ड कैसे आ रहा है, इसको हटा कर डबल बॉन्ड कैसे आ रहा है उसको सोचेंगे, ठीक है ना। और यहाँ क्या है, यहाँ सब कुछ सेम है, खाली यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ ड्यूटेरियम है, यहाँ ट्रिटियम, तो कहेंगे सर E2 में तो काइनेटिक आइसोटोपिक फॉलो होता है, E2 में तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट फॉलो होता है ना, E2 में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट फॉलो होता है, तो इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा Cl यहाँ भी निकल रहा, Cl तीनों में कॉमन निकल रहा, लेकिन यहाँ पे H निकलेगा या D निकलेगा या T निकलेगा, हमको पता है CH की बॉन्ड एनर्जी कम है, CD की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, Ct की बॉन्ड एनर्जी और ज्यादा है, तो यहाँ पे Ct बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इसका रेट सबसे कम होगा। कंपेयर करिए तीनों क्वेश्चन, यहाँ लिविंग ग्रुप कंपेयर करना है, यहाँ पे बनने वाले एल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक फॉलो करना है, तीनों में रेट कंपेयर करना है। अब किस क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छा आइडिया देगा कि क्या कंपेयर करना है, पहले में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में करिए एक बार, पहले में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है।
तीनों क्वेश्चन करिए, एक चौथा क्वेश्चन और लिख देंगे नीचे, जस्ट पूरा करने के लिए क्वेश्चन 4 करते हैं इसलिए। ओटीपी हटा रहा हूं यहाँ से, देखिए ओटीपी बता दिया सबको थोड़ी देर बाद। सर हो गया सर पहला तो। एक मिनट, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, सोचिए। इसमें यहाँ आयोडीन, यहीं पे आयोडीन, इसमें यहाँ पे आयोडीन है, तीसरे में यहाँ पे आयोडीन। मुझे लगता है तीसरे वाला तो ब्रिजेट है, और ब्रिजेट पे ना तो कार्बोकैटायन बनेगा तो ईवन नहीं देगा, ना ही ब्रिजेट पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो E2 नहीं देगा। तो P Q R ब्रिजेट प्लेनर नहीं हो सकता है, ना ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, ना ही वो बनाएगा। तो मुझे यहाँ क्या लग रहा है सर, आयोडीन यहाँ पे लीविंग ग्रुप सेम है, लीविंग ग्रुप कंपेयर नहीं होगा, लीविंग ग्रुप यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, बट यहाँ ब्रिजेट है, तो ब्रिजेट टर्म्स को लीस्ट बोल दो, ये ब्रिजेट है लीस्ट। क्यों ब्रिजेट? अच्छा इधर आइए, इन दोनों में क्या कंपेयर करेंगे, यहाँ 3D है, यहाँ 1D 2D, जो यहाँ पे जो एल्कीन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी देखो, यहाँ ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा या कम, तो आंसर मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा। यहाँ सब कुछ सेम है, तो डिग्री देखो 3D 2D, यहाँ एल्कीन बनेगी, डबल बॉन्ड बना के देखो कौन सा बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बना के देखो, इसमें अल्फा ज्यादा है, जिसमें एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ज्यादा होगा, इसमें एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ज्यादा। ओके, अब मैं यहाँ पे अब फाइनल क्वेश्चंस लेता हूँ, ये जो जस्ट अब तक के क्वेश्चंस थे रेट कंपेयर करने वाले। अब आपको लिखना है E2 का जो भी रिएक्शन दे रहे हैं उसका E2 का प्रोडक्ट क्या होगा। सभी में डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन जो है E2 फॉलो करता है, और हम उसके सारे क्वेश्चन देने जा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो E2 के कुछ हाइलाइट्स या की पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर दूं। E2 में क्या होता है, दो ग्रुप हटते हैं, दोनों ग्रुप एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, यानी एक ही प्लेन में अपोजिट होने चाहिए, दोनों ग्रुप एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, एक ही ग्रुप में अपोजिट होने चाहिए, दोनों साथ साथ हटेंगे, ट्रांजिशन स्टेट पे हटेंगे, ठीक है, और एंटी होंगे तभी हटेंगे। अगर दो पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड की, तो वो बनेगा जिसमें सेटजेफ एल्कीन बनेगा, मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनेगा, बाकी चीजें आपको दिखाई दी है। तो आइए जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं उनके बारे में कुछ बातें कर लें। क्वेश्चन है राइट प्रोडक्ट ऑफ E2 मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग, राइट प्रोडक्ट ऑफ E2 मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग। अच्छा इसको मैं फोटो खींचना बताता हूं, फिर एक साथ क्वेश्चन लिखता हूं। सर इसका आंसर क्या होगा, किसका मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड का? पहला तो पी क्यू आर, हाँ मतलब सबसे ज्यादा आर का होगा, फिर क्यू का, फिर पी का। बिल्कुल सही है, पहला सही आंसर। यस सर। फिर दूसरा में पी क्यू आर आएगा, दूसरा में PQR तीसरे में और तीसरे में भी सर पी क्यू तीसरे आर। में भी PQR। इसमें तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, आंसर होगा इसमें Yes, आर sir. ज्यादा, इसमें आर ज्यादा है, इसमें पी ज्यादा है, और इसमें भी ये ज्यादा है। यस सर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ CH बॉन्ड टूटेगा, यहाँ CD बॉन्ड या CT बॉन्ड, यहाँ काइनेटिक एसिड टॉपिक इफेक्ट से आंसर देंगे, ठीक है, ये आएगी इसका आंसर। चलिए अब E2 की फाइनल बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे फाइनल जो पढ़ लिया E2 हमने, E2 पूरा पढ़ लिया, इसके क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। E2 पूरा हो चुका है, इस दौरान अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप फिर से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक वार्निंग आ चुकी है कि आपके पास 4 मिनट बचे। हटाना इसको, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन लिखिए, राइट द प्रोडक्ट ऑफ E2 मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग।
राइट द प्रोडक्ट ऑफ E2 मैक्सिमम ऑफ फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है। पहला बच्चों ये फ्रंट में आया Cl है, यहाँ पे फ्रंट में निकला हुआ Cl, यहाँ फ्रंट में CH3 है, ये एक में फ्रंट में Cl, एक में फ्रंट में CH3। हम जानते हैं ये Cl जो हटेगा ना, अगर Cl फ्रंट में है, इसके बगल वाले का E2 मैक्सिमम, इसके बगल वाले कार्बन पे होना चाहिए, वो जो भी ग्रुप है H बैक में होना चाहिए। देखते हैं इसके अपोजिट देखिए, यहाँ भी H होगा अपोजिट, यहाँ H होना चाहिए है, और यहाँ भी लिखा है कि यहाँ भी H, आप मान लो कि सर H यहाँ पे भी होगा। ये आगे दोनों साइड एक पीछे, दोनों साइड प्रोडक्ट बन सकता है। जब दोनों साइड प्रोडक्ट बन सकता है तो मुझे लगता है ये आगे से ये पीछे से निकलेगा, या ये आगे से पीछे से, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। या तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, इधर से H गया, या फिर इधर आएगा डबल, Cl दोनों में जाएगा। डबल बॉन्ड अगर यहाँ आ गया तो ये CH3 बचा रहेगा, ये CH3 ऐसे बचा हुआ है। ठीक है ना। अब मुझे बताइए, अगर दो पॉसिबिलिटी हैं, अगर दो पॉसिबिलिटी हैं तो स्ट्रक्चर एल्कीन कौन सी है? ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये स्ट्रक्चर एल्कीन है, यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये आगे ये पीछे निकलता है, ये आगे ये पीछे निकलता है, दोनों तरफ से निकल सकता है। Cl आगे तो H, दोनों कार्बन पीछे होना चाहिए, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये होता। ठीक है। एंटी करंट लेगा, एंटी रेडिएशन होता है इसमें, एंटी का वहां पे यूज हो रहा है प्रोडक्ट के साथ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा कुछ Cl CH3 आगे। सर इसमें अगर बल्कि बेस रहते लेते तो पहला वाला जो बनाया वो हो जाता ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे बेस अगर E2 नहीं बोलता, अभी हमने सिर्फ लिखा है NaNH2 लिख दो, NaNH2। अगर बल्कि बेस होता तो बल्कि बेस यहाँ स्टेरिक कंडेंस पर नहीं पहुंच पाता, यहीं पे कौन से यही मेजर होता पहला। ठीक है, चलिए यहाँ भी ले लीजिए, सोडा वाइट का हीट करें तो क्या बनेगा। मुझे लगता है कि इसमें प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अगर यहाँ Cl पीछे है तो इसमें H आगे होना चाहिए, यहाँ पे H नहीं है, इधर से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इधर H नहीं, यहाँ से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो एंटी एलिमिनेशन किसी में भी संभव नहीं दोनों केस में। ना तो इधर एंटी हो सकता क्योंकि ये Cl पीछे से H आगे होना चाहिए, H आगे नहीं है, यहाँ पे आगे CH3 है। सिंगल प्रोडक्ट बना के देखिए, तीनों क्वेश्चन के थ्रू समझिए चीजों को, फिर देखते हैं। कनेक्ट होइए सभी लोग, मैं एक मिनट प्यारा पानी पी के बस, आप लोग कनेक्ट होइए। ठीक है,
हाँ हाँ इंसान हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आपने ऑन स्क्रीन देखा सभी ने? चलिए ये 3 क्वेश्चन आपने देखे, तीनों को समझिए क्योंकि इसके बाद के क्वेश्चन में यही कंसेप्ट ऑलमोस्ट यूज होगा। क्या अगर ये लीविंग ग्रुप फ्रंट पे था तो बगल वाले एडजेसेंट जो बीटा एच है उस पे एच पीछे होना चाहिए। यहाँ एच पीछे था, यहाँ एच पीछे था, दोनों प्रोडक्ट बने लेकिन एक में से। यहाँ सीएल बैक में था तो उसके बगल वाले कार्बन पे एच फ्रंट में होना चाहिए। यहाँ एच फ्रंट में नहीं, यहाँ एच फ्रंट में नहीं, कोई E2 नहीं हो। E2 एंटी एलिमिनेशन होता है, इवन एंटी नहीं होता। इवन में हटता है, कार्बोकेटाइन बनता है, सब ठीक है। E2 एंटी होता है, यहाँ एंटी नहीं हो सकता, नो E2, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इधर आइए, फिर सोडा मैक्सिमम हीट किया है, सीएल यहाँ फ्रंट पे है तो बगल वाले कार्बन पे यहाँ CH3 बैक में है। अगर यहाँ पे H निकल रहा है यहाँ से, सॉरी यहाँ Cl है, यहाँ से H निकल रहा है, H बैक में होना चाहिए, H बैक में नहीं, इधर इधर एलिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन इस साइड एलिमिनेशन होगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तीनों क्वेश्चन समझिए क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस होंगे मैं इससे मिलते जुलते ही दूंगा। सर ये सेकंड वाला और एक बार बताइए तो। सेकंड वाला बेटा एंटी एलिमिनेशन देखो ना, अगर ये बैक में है, इस कार्बन पे Cl बैक में है, जिस पे फ्रंट पे, इस पे H फ्रंट पे, भाई H और Cl ना हटना है, डी हाइड्रोहाइड्रोजनेशन, ये हैलोजन तो यहाँ से हाइड्रोजन हटना है, और एंटी ये जगह पीछे तो यहाँ फ्रंट में होना चाहिए, यहाँ फ्रंट में H नहीं है, H कहाँ है? H तो बैक में है ना, इसमें H तो बैक में दिया ना, बैक में, बैक साइड हमको चाहिए नहीं था। यहाँ भी H क्या है? यहाँ भी H बैक में है, ये फ्रंट में है, ये अगर बैक में है तो यहाँ H फ्रंट में होना चाहिए, ना तो H यहाँ फ्रंट में ना H यहाँ फ्रंट में, दोनों साइड में एंटी एलिमिनेशन संभव नहीं, एंटी एलिमिनेशन संभव नहीं, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हाँ, इसी क्वेश्चन को बी को ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन बी को ऐसे लिख दो, ये Cl वैसा ही है, यहाँ मिथाइल पीछे ले गए, यहाँ मिथाइल पीछे ले गए, और सोडा वाइट के संग आपने हीट कर दिया, तो आप बोलोगे देखिए ये बैक में है तो इसके बगल में H फ्रंट में होना चाहिए, H अंडरस्टूड है कि H बना लो, मिथाइल पीछे तो H फ्रंट में होगा, यानी इधर संभव है, इधर भी देखिए यहाँ भी H फ्रंट में होगा, ऐसा इधर भी यानी बैक फ्रंट, यहाँ एंटी एलिमिनेशन होगा, बैक फ्रंट यहाँ भी होगा, दोनों कहीं से करो प्रोडक्ट सेम बनेगा, सेम प्रोडक्ट होगा, ठीक है ऐसा। इधर आएगा CH3 और ये देखो ऐसा, ये बन जाए सेम प्रोडक्ट, चाहे इधर बनाओ चाहे इधर, यहाँ दोनों सेम प्रोडक्ट होगा। ये 3-4 क्वेश्चन है जो आपको बताते जा रहे हैं कि एलिमिनेशन किस टाइप से होता है। आगे देखिए एक और क्वेश्चन, पार्ट ई, देखिए पार्ट ई में क्वेश्चन देख रहे हैं ऐसे, ये 6 नंबर है, यहाँ Cl पीछे है, यहाँ भी Cl पीछे गया हुआ है, यहाँ भी Cl बैक में गया हुआ है, यहाँ भी Cl बैक साइड, यहाँ भी Cl बैक साइड ऐसे, यहाँ भी Cl बैक साइड, ये देखिए सब में Cl बैक साइड है। अल्कोहलिक केएच सोडामाइड ले लिया है, अल्कोहलिक केएच ने हीट किया, सोचिए एंटी एलिमिनेशन करके क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर Cl यहाँ बैक में है तो यहाँ H फ्रंट में आया होगा, क्योंकि फ्रंट वाली जगह खाली उसमें H रहा होगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है, हाँ यहाँ से डबल बॉन्ड निकलेगा, ये स्टार और स्टार निकलेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे, ऐसे देखिए ये Cl बैक में, यहाँ H फ्रंट में, फिर से ये हैश और हैश निकलेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे, फिर देखिए ये बैक में, यहाँ H फिर फ्रंट में होगा, तो ये जो है ना, ये प्लस वाला साइन, ये प्लस वाला साइन, ये निकलेंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ का जो प्रोडक्ट होगा एंटी एलिमिनेशन का प्रोडक्ट आप ऐसे बनाओ, देखिए
हमने इस Cl को नहीं टच किया, हमने इस Cl को नहीं टच किया, हमने इस Cl को नहीं टच किया, ये Cl सब सेफ हो जाएंगे। एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, स्टार वाला डबल बॉन्ड जो था, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, हैश वाला डबल बॉन्ड था जो, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला जो कि प्लस वाला डबल बॉन्ड था, प्लस साइन वाला, ऐसा प्लस ये स्टार हैश प्लस ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बना दिए। तो ये बेंजीन रहेगी, उसमें बेंजीन बनेगी, उसमें अल्टरनेट क्लोरीन लगेगा, देख लीजिए। ये प्रोडक्ट इसका हुआ एंटी एलिमिनेशन के। एंटी कैसे सोचना है, Cl अगर पीछे है तो बगल वाले एटम पे हाइड्रोजन आगे होना चाहिए, ठीक है। मैं चाहूंगा ई के एफ पार्ट आप खुद करें, एफ पार्ट सब लोग खुद करेंगे बिना किसी हेल्प के, अपने आप सोचना है। इसमें Cl अल्टरनेट है, Cl बैक, Cl फ्रंट, Cl बैक, Cl फ्रंट, फिर Cl बैक, फिर Cl फ्रंट, बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट, है ना, अल्टरनेट है। वही ले लिया, सोडामाइड हीट कर दिया, NaNH2 के साथ हीट किया, क्या बनेगा, एलिमिनेशन हीट करना कंपलसरी, E2 मैकेनिज्म होगी, डिहाइड्रोजनेशन होगा, कैसे होगा, क्या, नो प्रोडक्ट। बिल्कुल सही आंसर है, नो प्रोडक्ट, ठीक है। नो प्रोडक्ट का अब जिनको समझ आ गया ठीक है, जिनको नहीं आया सोचे नो प्रोडक्ट क्यों लिख दिया, प्रोडक्ट क्यों नहीं बनेगा, क्या एंटी वाली कोई कंडीशन नहीं बनेगी, ऑब्वियसली एंटी कंडीशन नहीं बनेगी, इसलिए प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सर हाँ बोलिए, सर बोलिए। सर ई वाला में जैसे कि स्टार क्लोरीन है और स्टार हाइड्रोजन है, बिल्कुल। तो सर जो स्टार हाइड्रोजन के साथ जो क्लोरीन है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी तो वो डबल बॉन्ड बना सकता है ना, रिमूव होके। बेटा बना सकता है, लेकिन अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे ना, वो भी आप सोच सकते हो, लेकिन वो हो जाएगा क्या, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड लगातार, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता। अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो होता है कॉन्जुगेशन होता है, रेजोनेंस होता है, हमने मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना के दिया, ठीक है। अगर आप उस Cl को हटाओगे, मतलब डबल बॉन्ड वहां आया स्टार वाला, उसके जस्ट बगल में आ गया, तो स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल होता अल्टरनेट, बेंजीन बन गई, एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करेगा, इसलिए वैसा हुआ। जो आपने सोचा वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो बहुत माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सर नो प्रोडक्ट आया है, इसका आंसर नो प्रोडक्ट है, ठीक है, नो रिएक्शन नो प्रोडक्ट, राइट। H आगे आ जा रहा है Cl के साथ बराबर में। सत्य है, सत्य है, सत्य की खोज आपने कर ली है। चलिए नो प्रोडक्ट, पार्ट जी, एक क्वेश्चन और। बच्चों इसमें 3 लगातार Cl जो है फ्रंट में है, इसका अल्टरनेट था, इसका अल्टरनेट था, अब क्या करें, अल्टरनेट नहीं, तीनों Cl एक साथ लगा दो, फ्रंट वाले एक साथ, बैक वाले एक साथ, देखो ये फ्रंट वाले एक साथ, फ्रंट फ्रंट और फ्रंट, बैक बैक और बैक। फिर सोचो वही छोटा मैट्रिक्स हीट किया क्या होगा, या अल्कोहलिक की वजह से हीट किया, इसका प्रोडक्ट आप सोचो। दो डबल बॉन्ड आ जाएगा सर। यस सर, बीच बीच में साइक्लोब्यूटीन होगा सर। सर 2 डबल बॉन्ड आएगा। 2 डबल बॉन्ड आएगा, कहां पे आएगा सोचो सर। पहला डबल बॉन्ड ऊपर वाले 2 क्लोरीन के बीच में होगा, जो आगे लेफ्ट साइड फेसिंग किया हुआ है, लेफ्ट साइड फेसिंग किया हुआ है। अगर कॉन्जुगेशन वाला बन सके तो बेटर होगा, कॉन्जुगेशन वाले को प्रेफर करेंगे, ठीक है ना, बताओ। और दूसरा सर राइट साइड जस्ट उसका अपोजिट में आने वाला सर, जस्ट नहीं, जस्ट अपोजिट में नहीं, एक छोड़ के। देखो तो मुझे ऐसा लग रहा है, ध्यान दो, यहाँ ये
अगर ये फ्रंट में है तो यहाँ बैक में H होना चाहिए, बैक में तो है नहीं, यहाँ तो संभव नहीं है, इधर संभव नहीं होगा, राइट। हाँ, इसमें फ्रंट में अगर Cl है तो यहाँ बैक में H गया होगा, तो ये एक स्टार और स्टार एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, क्यों? फ्रंट का Cl बैक का H, फ्रंट का Cl इधर बैक का H है नहीं, यहाँ बैक का तो Cl है, इसलिए इधर नहीं होगा, इधर हो जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा स्टार वाला, ठीक है। फिर देखो और कहीं हो सकता है क्या, तो और कहीं हो सकता है क्या, देखो जब ये बैक में Cl है तो यहाँ फ्रंट में H होगा इधर, ये हैश और ये हैश, देखो ये फ्रंट और बैक में एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, मतलब एक डबल बॉन्ड हैश वाले पे आ जाएगा, एक स्टार वाले पे आ जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी आपको लगे तो आप बताओ, मुझे तो नहीं लग रही, क्योंकि हमें और बनाओगे भी आप नहीं बनाओगे तो कॉन्जुगेटेड नहीं होगा, ये कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनेगा। अगर कोई और पॉसिबिलिटी होगी उस लोग सोचे, तो देखो ना यहाँ से Cl और यहाँ से चला डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये आमने सामने होंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट नहीं होंगे, तो आप कहोगे आप दो प्रोडक्ट बनाओगे तो, लेकिन इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा कि मेजर हम दोनों बना देते हैं। ये Cl, ये Cl, ये Cl बचेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक प्रोडक्ट ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, दूसरा प्रोडक्ट बच्चों ये होगा, ये वाला। बेटा माइक्रोफोन किसी का डिस्टर्ब कर रहा है, बंद कर लीजिए। Cl, एक डबल बॉन्ड इधर आ चुका है, ये तो ठीक है, तो वैसे ही आ गया, हाँ स्टार वाला, स्टार डबल बॉन्ड ये स्टार वाला है, ये स्टार वाला यहाँ भी आ गया, लेकिन हैश वाला इधर आ गया, हैश वाला इधर भी आ सकता था, इधर हैश वाला ऐसे भी आ सकता, ये भी आ सकता, हैश वाला ये था। सर ऊपर वाले में एक क्लोरीन सर डबल बॉन्ड के साथ भी होगा ना? यस सर, स्टार वाले के पास। होगा होगा, स्टार वाले, ये ना ये यस सर। ये sp2 हाइब्रिड होगा, प्लेन में आ जाएगा, नहीं यार इन दोनों को तो हटाया था, हाँ यहाँ पे रहेगा उधर, इन दोनों हटाया, यहाँ बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ठीक है, और ये बचेगा, डबल बॉन्ड इधर आ गया। अच्छा ऐसा भी हो सकता था, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला Cl इस H के साथ निकल डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, ऐसा यहाँ Cl बचा रहता है। ये भी प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन अगर कोई पूछे स्टेबल कौन है तो ये मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ये मेजर, क्यों? ये माइनर है, मेजर क्यों? दोनों डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, इसमें कंजुगेशन में नहीं है, एक में कंजुगेशन में है, एक में कंजुगेशन में नहीं है, राइट। चलिए इंशाल्लाह एक क्वेश्चन और, मुझे लगता है इन क्वेश्चंस ने आपको फील दी होगी कि एंटी एलिमिनेशन क्या होता है और एंटी एलिमिनेशन के थ्रू क्या क्या बन सकता है, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ सर, एक क्वेश्चन इसके और देंगे GH, H देखिए ना, CH3 इधर है, Cl पीछे गया हुआ, ठीक है ना। तो हमने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, सोडामाइड के साथ,
क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बताना है एलडीए के साथ, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बताओ। तो आपको ये तो बैक से हटेगा, फ्रंट से एच जाएगा, फ्रंट से एच यहां से जा सकता है, फ्रंट से एच यहां से जा सकता है, दोनों सेम प्रोडक्ट देंगे आप। तो इसमें सोडामाइड के केस में कुछ ऐसा बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट ये होगा, देखिए ऐसे ये CH3 यहां आ जाएगा, डबल ये मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन एलडीए बल्की बेस है, बल्की बेस क्या करेगा, ये यहाँ ये एलडीए बल्की बेस है, तो बजाय यहाँ अटैक करने के क्या करेगा, यहाँ इस एंटीएच पे अटैक करेगा, इस एंटीएच पे, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है यहाँ मेजर प्रोडक्ट ये होगा, इधर वाला माइनर होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ऐसा ये डबल बॉन्ड CH2, क्यों, बैक से Cl, यहाँ पे 3 H है, कोई ना कोई H फ्रंट में होगा, फ्रंट से H डबल बॉन्ड सीधे पे, रीजन है ये बल्की बेस है, बल्की बेस। और बल्की बेस का केस आपको बताया था मैंने, एलडीए या टर्शियरी मेटॉक्साइड बल्की बेस होते हैं, बल्की बेस होते हैं। अच्छा बच्चों, नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो शानदार हेडिंग डालिए, इसको खत्म करते हुए इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे बात करना चाहेंगे। वही तो एल्कीन तो बनेगा, एल्कीन तो बनेगा, एंटी एलिमिनेशन से बनेगा, देखो ना एंटी एलिमिनेशन यहाँ भी हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन E2 में एंटी एलिमिनेशन होता है, अपोजिट वाला ही होता है, एंटी एलिमिनेशन होगा, एल्कीन बनेगा। लेकिन उससे एल्कीन बनेगा ट्रांस, इस पे हमने बात नहीं की, हमने केवल बोला एल्कीन बनेगा, हमने सोचा ही नहीं कि सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा। तो अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, राइट। आइए सिस, जहां स्टीरियो आइसोमर के बारे में सोचना शुरू किया, बोलते स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमर के बारे में सोचा, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो अब हम देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ, एक नोट लिख लीजिए, नोट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 मैकेनिज्म। Stereochemistry of E2 mechanism, right? So stereochemistry में देखिए क्या है stereochemistry, इसका फोटो खींच के उसको हटा ही देते हैं ना, सर एल्केन का डाउट आज नहीं होगा तब, ये इसको कंप्लीट कर देते हैं, अगली क्लास में कर देंगे। हमको लगा था जल्दी हो जाएगा, समय लग गया, क्या करें, हम 1 ही घंटा सोच रहे थे, इसमें पूरा 2 लग गया। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस कर ले तो उसको छोड़ना ठीक नहीं है। तो E2 मान लेंगे कंप्लीट हो गया, स्टीरियोकेमिस्ट्री का सही E2 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है सर। किसी दिन 1 घंटे का क्लास ही लगा दीजिएगा ना। ठीक है सर, लगा देंगे। हाँ जी, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो आप लिख रहे हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 reaction, E2 मैकेनिज्म। देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान देना, हमने ऐसे एल्कीन लिखा, हम आपको शॉर्टकट बताएंगे, बाद में उसको मॉडल समझाएंगे। ऐसे मान लीजिए यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ इथाइल ग्रुप है, C2H5 यहाँ भी है, इथाइल ग्रुप, छोटा नहीं लिखूं, बड़ा बनाएंगे, बहुत छोटा बनेगा। देखिए CH3 यहाँ Cl है, यहाँ H है, यहाँ दोनों जगह इथाइल ग्रुप आ गया, इथाइल और इथाइल।
अगले में क्या किया, देखिए डीहाइड्रोजनेशन में इसको हटना है अगल बगल से, दोनों सेम साइड। अगले में हमने दोनों को अपोजिट कर दिया, Cl इधर H इधर, बाकी सब वही CH3 CH3, इथाइल इथाइल। देखो बच्चों, इसमें जो हमारे हटने वाले ग्रुप हैं जिनको एंटी एलिमिनेशन होना है, E2 होगा तो डीहाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों हटेंगे, E2 होगा तो दोनों हटेंगे। हटने वाले दोनों सेम साइड हैं, हटने वाले दोनों, अगर आपकी गिवन स्ट्रक्चर में ये सेम साइड, ध्यान रखना कि जब भी सेम साइड होंगे तो ऐसे नहीं हटेंगे, पूरा घूम के एंटी आएगा फिर हटेगा। मैं मॉडल में दिखाता हूँ। फिर अब हमको शॉर्टकट में ट्रिक क्या है, समझना क्या है। ट्रिक ये है कि अगर ये दोनों सेम साइड हैं तो जो वर्टिकल होंगे, वर्टिकल ग्रुप, ये वर्टिकल वाले दोनों क्या आ जाएंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें वर्टिकल वाले सेम साइड आ जाएंगे। आई एम सॉरी, ये दोनों हटने वाले दोनों सेम साइड हैं तो वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे। हटने वाले सेम साइड, वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट यानी जो एल्कीन बनेगी उसमें ऐसा कुछ होगा, ये वर्टिकल में मिथाइल और मिथाइल अपोजिट पहुंच गया। ये देखिए CH3 इधर CH3 इधर, अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट। C2H5। याद करने का तरीका क्या होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री में, अगर हमारे गिवन फिशर प्रोजेक्शन में हटने वाले दोनों सेम साइड हैं, हटने वाले ग्रुप सेम साइड है, वर्टिकल अपोजिट, हटने वाले सेम साइड, वर्टिकल अपोजिट, और हटने वाले अपोजिट हो गए ये लोग। देख लीजिए, इनको हटने दोनों अपोजिट हो गए तो वर्टिकल ये वाले दोनों सेम साइड आ जाएंगे, दोनों सेम साइड, ऐसा बनेगा। फोकस करिए इन दोनों पे, ये दोनों अपोजिट हो गए या ये दोनों सेम हो गए, बाकी दोनों दूसरे वाले को बात कराते हैं। तो आपने समझना क्या है, याद क्या रखना है, आपको समझना याद करना ये है कि अगर हटने वाले दोनों ग्रुप सेम साइड हो गए, हटने ग्रुप वाले सेम साइड तो वर्टिकल अपोजिट पहुंच जाएंगे। फिशर प्रोजेक्शन बनाया आपने, हटने वाले ग्रुप सेम साइड दिख रहे हैं तो आपको वर्टिकल वाले अपोजिट करने हैं, ये सेम तो ये अपोजिट, और ये अपोजिट तो ये सेम। यानी जो एल्कीन बनेगा, ये हटने वाले दोनों सेम साइड, वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट यानी ट्रांसफॉर्म हो गए, ट्रांस एल्कीन। हटने वाले दोनों अपोजिट हो गए तो वर्टिकल सेम साइड आ जाएंगे, सिस एल्कीन। ये पूरा एंटी एलिमिनेशन का मैकेनिज्म है स्टीरियोकेमिस्ट्री। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है, बाकी समझाने के लिए मैं मॉडल समझाऊंगा अभी, बट आपको समझना शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक यही है कि आपको देखना है, फिशर प्रोजेक्शन दिया है, आपको देखना है जो ग्रुप हट रहे हैं, जिनको हटना है, जिनका एंटी एलिमिनेशन होना है, वो हमारे इसमें सेम साइड दिए हैं तो उनको वर्टिकल अपोजिट पहुंचा दो, वो दोनों अपोजिट दिए हैं तो वर्टिकल को सेम साइड पहुंचा दो। अब इसको मॉडल में देख लेते हैं, मॉडल में कैसे होगा। पहले शॉर्ट ट्रिक लिखो, शॉर्ट ट्रिक क्लियर होगी फिर मॉडल भी समझ में आ जाएगा। मॉडल बना रहा हूं, आप लोग नोट करें। देखिए अच्छा, ये रहा मेरे पास, ये ऐसा, इसमें हटने वाले कौन कौन है, ये वायलेट और ग्रीन को हटना है। देखिए फिशर प्रोजेक्शन ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स वियर होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स वियर होंगी,
जो भी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में लगे वो आपकी तरफ होंगे और जो वर्टिकल है वो आपको अभी गए होंगे, आपसे दूर गए होंगे। देखिए ऐसा ये स्ट्रक्चर, इसको मैं याद लगाता हूँ। देखिए और थोड़ा पास लेके आते कैमरा थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए। देखिए देखिए सर समझे, आप देखिए ऐसे बनाएंगे, देख रहा है हटने वाले दोनों सेम साइड है। ये बताइए हटना किसको है? हटना है इसको, वॉयलेट और ग्रीन को, दोनों लिविंग ग्रुप है मेरे, वॉयलेट ग्रीन। तो वॉयलेट और ग्रीन को हटना है, ये ऐसे दिया हुआ है। अब मुझे बताइए मैंने क्या कहा था, हटने वाले दोनों सेम साइड में वर्टिकल अपोजिट आ जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट चले जाएंगे, ठीक है। तो अब बताओ जब इसका जो इसका एंटी एलिमिनेशन करोगे तो ऐसे तो नहीं हट जाएगा, एंटी एलिमिनेशन के ये दोनों क्या होना पड़ेगा, एंटी आना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड पहले घूमेगा, इस बॉन्ड को घुमाएंगे और वायलेट और ग्रीन को एंटी लाएंगे। देखिए वायलेट और ग्रीन अभी एंटी नहीं है, मैंने बॉन्ड को ये बॉन्ड फ्री रोटेशन है, इसको घुमा देते हैं, ऐसे घुमाना शुरू कर देते हैं, ग्रीन वाला पीछे जाए, ग्रीन और वायलेट पहले एंटी आएंगे, एंटी ऐसे ऐसे ग्रीन वाला घूम के वायलेट के एंटी आए, देखिए दोनों एंटी आ गए, एक ही प्लेन में एंटी पेरिप्लेनर हो गए। अब देखिए ये वायलेट और ग्रीन एंटी पेरिप्लेनर हो गए, घुमाया ना, ये हटेंगे तभी जब एंटी पेरिप्लेनर होंगे, दोनों एंटी पेरिप्लेनर हो गए। और अब जब ये हटेंगे, देखिए अब जो ग्रीन और वायलेट हटेंगे तो ऐसा डबल बॉन्ड ऐसा हो जाएगा, देखिए इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं इस टाइप का, देख लीजिए ये इस टाइप है ना। आई रिपीट वन सेकेंड, फिर देखो ये है दोनों हटने, मैंने कहा जब दोनों हटेंगे तो वर्टिकल में ब्लैक वाले एटम, ये दोनों सेम साइड वर्टिकल अपोजिट आ जाएंगे। तो वर्टिकल अपोजिट कैसे आएंगे, देखिए कहते हैं एंटी, ये ऐसे नहीं आते, एंटी एलिमिनेशन होता है E2 में, दोनों हट के पहले घूम के बॉन्ड घुमा के पहले अपोजिट आएंगे, पहले ग्रीन और वायलेट अभी अपोजिट आएंगे। देखिए कैसे मैं घुमा रहा हूँ, ग्रीन को अपोजिट ला रहा हूँ, ग्रीन को अपोजिट ला रहा हूँ वायलेट की, ये ग्रीन और वायलेट अपोजिट आ गए, दिख रही है। अब ये ग्रीन और वायलेट एक ही प्लेन में अपोजिट हो गए, देख लीजिए एंटी पेरिप्लेनर इसी को बोलते हैं, एक ही प्लेन में अपोजिट, देखो ना लग रहा है, एक ही प्लेन में अपोजिट हो गए दोनों एंटी पेरिप्लेनर। और जब ये हटेंगे अब एक ही प्लेन में क्या होगा, देखो ऐसे होगा, ये ग्रीन ऊपर तरफ निकल जाएगा जैसे E2 में होता है, ये नीचे तरफ निकल जाएगा वायलेट, और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। तो ग्रीन वाला ऊपर निकलेगा, वायलेट वाला नीचे निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। देखिए जरा मैं दोनों को हटाता हूँ, ग्रीन और वायलेट हटेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ऐसा ये डबल बॉन्ड, ग्रीन वायलेट हटेंगे डबल बॉन्ड बनेगा। देखिए हटने वाले दोनों सेम साइड थे तो वर्टिकल यानी ब्लैक वाले दोनों अपोजिट आ गए, डबल बॉन्ड बनेगा, उसमें ब्लैक अपोजिट होंगे। देखिए ब्लैक ऐसे डबल बॉन्ड बनेगा, मैं हटा के डबल बॉन्ड बना भी देता हूँ एक बार, पर फिर समझ लो डबल, मान लो डबल बॉन्ड दोनों हट गए, डबल बॉन्ड बन गया एकदम, आपको ये डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। तो ऐसे केस में आप देखिए वर्टिकल दो ब्लैक वाले दोनों अपोजिट आ गए, ब्लैक अपोजिट, दिख रही है, ब्लैक वाले दोनों अपोजिट हो गए। तो हटने वाले सेम साइड तो वर्टिकल अपोजिट। इधर अगले में देखो, अगले में हम ऐसा बना रहे हैं, हटने वाले अपोजिट हो गए, ये देखो ध्यान दीजिए, इसमें आइए। अभी क्या है, फिर से स्ट्रक्चर वैसे ही बना दिया, फिशर प्रोजेक्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स यू और वर्टिकल अपोजिट फ्रॉम। हटने वाले ग्रुप कौन है, वायलेट और ग्रीन, ये दोनों अपोजिट साइड, फिशर प्रोजेक्शन दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट है, बनेगा तो वर्टिकल वाले सेम साइड आ जाएंगे। तो होगा क्या, देखो जरा इनका जब एलिमिनेशन करोगे, हटने वाले दोनों को अपोजिट हो गए, हटने वाले दोनों को अपोजिट हो गए, देख रहे हैं कौन कौन से, ग्रीन और व्हाइट अपोजिट है, फिशर प्रोजेक्शन में ये अपोजिट है, ये इधर है तो ये इधर है ना। तो अब ये एंटी एलिमिनेशन, ये क्या होगा,
क्या बताया मैंने आपको, हटने वाले फिशर में अगर अपोजिट देखना है तो जो एलिमिनेशन है वो वर्टिकल सेम साइड आ जाएंगे, दोनों वर्टिकल एक ही साइड आ जाएंगे। अब वर्टिकल को सेम साइड लाना है, दोनों वर्टिकल को ब्लैक वाले सेम साइड आएंगे। कैसे देखे, एंटी एलिमिनेशन करोगे, ये और ये एंटी एंटी है, जैसे दोनों हटेंगे डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा और डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट, ये दोनों हटेंगे ना एंटी, आई रिपीट वन सेकेंड, ये एंटी हटेंगे दोनों, तो देखिए डबल बॉन्ड ऐसा आएगा, डबल बॉन्ड जब आएगा तो देखिए दोनों ब्लैक वाले सेम साइड आ गए, देखिए डबल बॉन्ड दोनों ब्लैक वाले सेम साइड, ठीक है, ग्रीन रेड वाले सेम साइड। तो याद रखना फ्यूचर एप्लीकेशन, ये ऐसे नहीं होगा, ये सेम साइड है तो भी घूम के अपोजिट आएगा तब हटेगा, और उसका रिजल्ट ये होगा वर्टिकल वाले ये सेम तो वर्टिकल अपोजिट, ये अपोजिट तो वर्टिकल सेम। याद रखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, हटने वाले दोनों सेम साइड वर्टिकल अपोजिट, हटने वाले अपोजिट वर्टिकल सेम साइड इन फ्यूचर प्रोजेक्ट, ठीक है। ऐसे आप सिस्टो ट्रांस बना लोगे और आसानी से बन जाएगा। ये है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। आई थिंक सबको ये स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आ गई होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, क्लियर है ना। शॉर्टकट ज्यादा अच्छा है, शॉर्टकट ज्यादा आसान है, वो जो मॉडल बनाया, ठीक है मैंने मॉडल बनाया, लेकिन वो मॉडल नहीं बना पाओगे। करना क्या है, ऐसे नहीं कि घूम के पहले ये बॉन्ड घूमेगा, ये दोनों अपोजिट आएंगे, एंटी एलिमिनेशन यहाँ भी होगा, एंटी यहाँ भी होगा, एंटी में यहाँ पे वर्टिकल वाले सेम आ जाएंगे, यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट, सॉरी ये सेम तो वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे, ये अपोजिट तो वर्टिकल सेम, इन शॉर्ट ऐसे ही, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में E1 और E2 पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो मुझे अभी क्या काम करना है, मैं अभी कर दूंगा बैठ के E1 और E2 के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5A, एक्सरसाइज 5A या 5B है, 5B MS चौहान से है, उसके क्वेश्चन नंबर आपको डाल दूंगा, आप वो क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 5B टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन के टॉपिक है, वहां से बना, ठीक है। तो वो बनाइएगा, और टी बैच के लिए कुछ आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन मैं अभी तुरंत डाल दूंगा, बाकी के लिए थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। एलिमिनेशन के लिए थोड़ा समय लगेगा, आधे घंटे बाद टी बैच का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ेंगे, अगली क्लास का फर्स्ट 1 आवर हम जो है वो उसको देने जा रहे हैं, एल्केन को। भले ही क्लास हमको 3 घंटे करनी पड़े, लेकिन अगली क्लास में हम उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्लास संडे होगी, टाइम बढ़ा देंगे, अभी क्या कई लोगों को 8 बजे स्कूल शुरू हो जाता है, तो हम 8 बजे के बाद नहीं पढ़ा सकते ऊपर, अब स्कूल की क्लास भी करिए, स्कूल में सर अटेंडेंस आपको कंपलसरी कर देगी, ठीक है। तो आप स्कूल अटेंड करिए, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।